वेलकम टू सोनी अकेडमी। जैसा कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में मानचित्र सेशन की शुरुआत किए हैं, पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड मैप का इंट्रो किया। उसमें हमने महाद्वीपों के बारे में, जो 7 महाद्वीप और 4 महासागर हैं, उनके बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ें, उनकी लोकेशन को समझने का प्रयास किया। ठीक है, आज की क्लास में उसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें पहले हम 3 मुख्य तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। वो 3 मुख्य तथ्य क्या हैं? जैसा कि हम लोग मानचित्र को किन आधार से समझते हैं उसको देखते हैं। तो जिसमें एक शब्द आता है एटलस, ठीक है, एटलस, ठीक। और दूसरा आपका मैप है ना, दूसरा आपका क्या है? मैप है। और तीसरा आपका क्या है? ग्लोब, ठीक है। एटलस, मैप और ग्लोब ना। तो पहले थोड़ा सा हम इनके बारे में इंट्रो कर लेते हैं। एटलस क्या है, ठीक। तो एटलस को हिंदी में कहते हैं मानचित्रावली। क्या कहते हैं? मानचित्रावली। एटलस की हिंदी क्या है? मानचित्रावली। मतलब मानचित्रों के संग्रह को ही हम मानचित्रावली कहते हैं। यानी एक ऐसी बुक जिसमें क्या हो? मानचित्र हो, सब मानचित्र का ही संग्रह हो, उसे हम क्या कहेंगे? एटलस उसे नाम दिया गया है ना। यानी मानचित्रावली का मतलब हुआ मानचित्रों का संग्रह, ठीक है, मानचित्रों का संग्रह। इस बुक में क्या है? यानी जो एटलस एक बुक है जो डिजाइन की गई है, इसमें क्या है? सब मानचित्र ही हैं, ठीक है। पर्वतों का मानचित्र है, ठीक है, नदियों का मानचित्र है, ठीक है, मैदानों का मानचित्र है। यानी जितने भी उच्चावच हैं पूरे वर्ल्ड के, ठीक है, उन सबको मानचित्र के आधार पे दर्शाया गया इस किताब में। साथ ही साथ जो है कृषि, जो भी मतलब उत्पादन वगैरह हो रहे हैं, किस क्षेत्र में क्या उत्पादन हो रहा है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, सारी चीज़ों को जो है इस बुक में क्या किया गया है? मानचित्र के द्वारा जो है दर्शाया गया है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो एटलस में मूलतः क्या है? मानचित्रों का संग्रह है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं, है ना, नाम दिया गया। अच्छा, एटलस के द्वारा और क्या चीजें हम सीख सकते हैं? एटलस के द्वारा पूरे वर्ल्ड की भौगोलिक और राजनैतिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है ना। एटलस के द्वारा विश्व की, ठीक है, भौगोलिक और राजनैतिक, ठीक है, राजनैतिक सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, है ना, प्राप्त कर सकते हैं, है ना, एटलस के माध्यम से। और हम क्या कर सकते हैं कि एटलस के बारे में एक और पॉइंट्स आप कर सकते हैं कि एटलस मूलतः या आमतौर पर पृथ्वी या पृथ्वी के किसी क्षेत्र के नक्शों का एक बंडल होता है ना। पृथ्वी या पृथ्वी के किसी क्षेत्र, पूरे पृथ्वी का या अलग अलग पर्टिकुलर क्षेत्र का। जैसे कि हम एक बार क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड मैप को देखते हैं एटलस में, फिर वर्ल्ड मैप में अलग अलग कॉन्टिनेंटल के मैप को हमें एटलस में मिल जाता है पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हर कॉन्टिनेंटल के जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, देश हैं, उनका हमें मिलता है। फिर उस देश में कितने जो है राज्य, स्टेट वाइज जो बंटवारा हो, उसको हम एटलस के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब छोटे से छोटी चीजों को वहां पे मानचित्र के रूप में दर्शाया गया है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। और एटलस के बारे में और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे एक चीज और समझ लें कि जैसे अगर एक प्रश्न बन जाता है कि सबसे पहले जो है किसने एटलस को जो है इजाद किया, या मानचित्रों को एटलस में कैसे किसने पिरोया या किसने बनाया, ठीक है। तो मानचित्रों का संग्रह एटलस में किया किसने? मार्कोनी। किसने? मार्कोनी नामक, ठीक है, भूगोल वेत्ता रहे होंगे जो भी हैं, ठीक है। तो मार्कोनी ने जो है क्या किया? मानचित्रों का संग्रह एटलस के रूप में किया, ठीक है, मानचित्रों का संग्रह किया, मानचित्रों का संग्रह किया एटलस में, है ना। तो ये कुछ बेसिक्स बातें हमने एटलस के बारे में समझ ली। एटलस एक प्रकार के क्या है?
किताब है ना, एक साधन है जिसके द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मार्केट में स्कूल एटलस के कई प्रकार हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है, स्कूल एटलस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, स्टूडेंट के लिए स्कूल एटलस से जरूरी। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाता है मानचित्र, है ना। हम मानचित्र को समझते हैं, तो मानचित्र में क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। मानचित्र में क्या होता है भैया, कि पृथ्वी के किसी पूरे पृथ्वी को ही नहीं, अगर आप पृथ्वी के अलावा अलग जो भी प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स हैं उनका भी मानचित्र आप बना सकते हैं ना, उनकी भी जानकारी मानचित्रों में दी जा सकती है। तो आप मानचित्र के बारे में अगर समझें तो मानचित्र के बारे में आप कहेंगे कि पृथ्वी के सतह के किसी भाग, ठीक है, किसी भी भाग के स्थान, नगर, देश, पर्वत, नदी यानी इत्यादि जो भी जितने भी उच्चावच हैं, है ना, उन सब की स्थिति को पैमानों की सहायता से, किसकी सहायता से, पैमानों की सहायता से कागज पर लघु रूप, ठीक है, लघु रूप दिया जाता है या लघु रूप में बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। समझ में आ रहा ना, मैप यानी मानचित्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि संपूर्ण पृथ्वी के, ठीक है, अलग अलग उच्चावच जो हैं, अलग अलग उच्चावच को, ठीक है, एक उनकी स्थिति को, उच्चावच को या उच्चावच की स्थिति को, ठीक है, स्थिति को पैमानों की सहायता से, ठीक है, लघु रूप दिया जाता है। छोटा, लघु माने छोटा, लघु रूप दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, मानचित्र कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। देखिए मानचित्र जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। मानचित्र को थोड़ा सा देखिए, मानचित्र दो शब्द, इसमें दो अलग अलग शब्द है। एक का मतलब है मान और दूसरा जो है चित्र। मान का अर्थ क्या होता है, मतलब किसी मान का मतलब माप या मूल्य से है, ठीक है। मान का मतलब क्या है, माप या मूल्य से, ठीक है। और चित्र का मतलब क्या है, यहाँ पे चित्र द्वारा प्रदर्शित करना, चित्र द्वारा प्रदर्शित करना, ठीक है। तो अब यहां से अगर चीजों को आप समझिए, यानी कि किसी माप या मूल्य, ठीक है, किसी माप या मूल्य द्वारा चित्र को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मानचित्र के द्वारा क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल अगर आप दिमाग में लें, ठीक है, आप लोग एकेडमिक में चीजों को बहुत पढ़ते होंगे। एक इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, क्या नाम है उसका, सूक्ष्मदर्शी। अगर हम सूक्ष्मदर्शी को एग्जांपल में लें, किसको, सूक्ष्मदर्शी को, देखिए अगर हम एग्जांपल में ले रहे हैं सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है, सूक्ष्मदर्शी का कार्य क्या है, ये छोटी वस्तु को क्या करता है, बड़ा दिखाता है ना। सूक्ष्मदर्शी का काम है, लिख लेंगे आप, छोटी वस्तु को बड़ा दिखाना, बड़ा करना, बड़ा करके दिखाना, ऐसा लिख सकते हैं, करके प्रदर्शित करना या दिखाना, है ना। ये सूक्ष्मदर्शी का काम है। इसी तरीके से मानचित्र का काम क्या है, देखिए मानचित्र का काम है, ठीक है, इसका जो वर्क है वो ये है कि बड़े से बड़े भूभाग को, ठीक है, बड़े भूभाग को क्या, लघु रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है, छोटे रूप में प्रदर्शित करना, छोटे रूप में दर्शाना, ये क्या है, ये मानचित्र ही करता है। समझ में आ रहा है, ठीक। मानचित्र को ही हम नक्शा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानचित्र को क्या कहा जाता है, नक्शा। समझ में आ रहा है ना, मानचित्र, ठीक है। तो मानचित्र तो किसी का भी बनाया जा सकता है, जैसे ब्रेन यानी मस्तिष्क का मानचित्र कौन बनाता है, जनरली यार एमआरआई कराया जाता है ना, हम कहते हैं एमआरआई, है ना,
तो एमआरआई द्वारा जो है मस्तिष्क का मानचित्र बन जाता है। ठीक है, एमआरआई द्वारा मस्तिष्क का मानचित्र बन जाता है। ठीक है, तो ये मानचित्र हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मानचित्र के और एक विशेषता क्या है कि ये त्रिविमी आकृति को, यानी भूतल का जो त्रिविमी चित्र है उसको द्विविमी रूप में प्रदर्शित करता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। मानचित्र क्या करता है, भूतल के त्रिविमीय, ठीक है, क्षेत्र को द्विविमीय रूप में दिखाता है, द्विविमीय रूप में दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मानचित्र में किसी भी क्षेत्र के वैसे रूप का प्रदर्शन नहीं किया जाता है जैसा वो जनरली है ना। आप ऐसा कर सकते हैं कि मानचित्र द्वारा किसी भी क्षेत्र के वैसे रूप का प्रदर्शन होता है। मानचित्र में जो हमें रूप दिखता है ना, कि किसी भी क्षेत्र को अगर आप ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखने पे वो क्षेत्र जैसा दिखेगा मानचित्र में उसका वैसा ही रूप दिखाया जाता है ना। कोई भी क्षेत्र है, कोई भी नगर है, कोई भी घाटी है, कोई भी नदी है, कोई भी पर्वत है, ठीक है, उसको अगर आप ऊपर से देखते हैं तो जिस तरीके से दिखेगा मानचित्र में वो ऐसा ही दिखाया जाता है। बातें यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, मानचित्र के द्वारा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भौगोलिक भूभाग का आपको जानकारी मिल सकती है। समझ में आ रहा ना ये बातें? ये सारे पॉइंट्स हैं मानचित्र के संदर्भ में। बातें क्लियर हो गई? एक तरीके से मानचित्र जो है मार्गदर्शक और दिग्दर्शक का कार्य करता है। ठीक, मानचित्र मार्गदर्शक और दिग्दर्शक दोनों का काम करता है। तो बात यहां तक कंप्लीट हो गई। हम मानचित्र पढ़ लिए। हर जनरली मानचित्र जो है मूलतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक क्या होता है, भौतिक, जिसको हम नेचुरल कहते हैं, दूसरा है आपका राजनीतिक, और तीसरा आपका थीमेटिक मानचित्र होता है। समझ में आ रहा ना? ठीक, तो ये मानचित्र के 3 प्रकार हो गए। अब आइए हम ग्लोब को थोड़ा सा समझते हैं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब जनरली मैं पिछली क्लास में भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया, फिर सुन लीजिए। पृथ्वी या किसी अन्य आकाशीय पिंड, कोई भी पिंड ले लीजिए, पृथ्वी के अलावा कोई भी प्लेनेट ले लीजिए, कोई भी सैटेलाइट्स ले लीजिए, ठीक है, कोई भी पिंड ले लीजिए, उसका जो गोलाकार मॉडल है वही ग्लोब है। ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है पृथ्वी या किसी अन्य आकाशीय पिंड का गोलाकार मॉडल है ना। तो पृथ्वी का गोलाकार मॉडल जो हम लोग पढ़ते हैं ग्लोब, ठीक है। ग्लोब लैटिन भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया। लैटिन भाषा का एक शब्द क्या था जानते हैं? लैटिन भाषा का एक शब्द था जिसका नाम था ग्लोबस। क्या था? ग्लोबस। ग्लोबस उसी से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है गोला। ग्लोबस का अर्थ क्या होता है? ग्लोबस का अर्थ होता है गोला। समझ में आ रहा है ना? ग्लोबस का अर्थ होता है गोला। ग्लोब पर क्या है? ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। समझ में आ रहा है ना? और ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। दोनों रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक रेखा हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहारे हम किसी भी स्थान की स्थिति और वहां के समय का हम निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य इसके संदर्भ में बता करके फिर हम विश्व का जो है आज भौतिक मानचित्र का परिचय करते हैं, है ना। उसको थोड़ा सा मानचित्र को देखते हैं और समझ बैठाते हैं। इसी स्टेप में धीरे धीरे आगे क्लास बढ़ेगी, है कि नहीं। तो जैसे एटलस के बारे में बताया कि मार्कोनी ने क्या किया कि मानचित्र को एटलस में पिरोया, एटलस में बनाया और एक बंडल बना दिया मानचित्र का। किसने बनाया? मार्कोनी ने बनाया। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड का जो मानचित्र बना, वर्ल्ड का जो मैप बना, ठीक है, विश्व का, ये किसने बनाया सबसे पहले? ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? एनेक्सिमेंडर।
समझ में आ रहा है ना। विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर, मेंडर ने, समझ में आ रहा है ना। एनेक्सीमेंडर ने सबसे पहले बनाया। और अब विश्व अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम भारत का भी साथ में पढ़ लेंगे कि भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया। तो भारत का सबसे पहले मानचित्र बनाए थे इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज। समझ में आ रहा ना। भारत का मानचित्र सबसे पहले इन्होंने बनाया। अच्छा, ग्लोब की अगर बात करें, ठीक है, कि ग्लोब का पहला ज्ञात उल्लेख कहाँ मिलता है? स्ट्रोबो से पूर्व जो है 150 ईसा पूर्व में, है ना। वैसे जनरली जो ग्लोब है हमारा, ठीक है, जो हम लोग ग्लोब देखते हैं, सबसे पुराना जीवित असली जो ग्लोब है उसके बारे में नोट करिए। इसको नोट कर लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, सबसे पुराना जीवित स्थलीय ग्लोब, सबसे पुराना जीवित स्थलीय ग्लोब, ठीक है, सबसे पुराना जीवित स्थलीय ग्लोब, ठीक है, उसका नाम है एडार्फिल। ठीक है, सबसे पुराना ग्लोब है, सबसे पुराना ग्लोब है, क्या नाम है? एडार्फिल। ठीक है, एडार्फिल है। समझ में आ रहा ना। एडार्फ, ठीक। फिर इसको किसने बनाया था? तो 1492 में मार्टिन बैहम द्वारा, ठीक है, 1492 में मार्टिन बैहम के द्वारा, ठीक है, ग्लोब पर जो है मानचित्र बनाया गया, मानचित्र को दर्शाया गया। बातें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि आज जो है ग्लोब, मानचित्र और एटलस के बारे में बेसिक सीखा है नहीं। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे कि वर्ल्ड मैप का जो भौतिक मानचित्र है उसमें हम महाद्वीपों और महासागरों की लोकेशन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी ही हम उसको शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने ग्लोब, मानचित्र और एटलस के बारे में तो इंट्रो कर लिया कंप्लीट, कुछ बेसिक पॉइंट्स उसके हमने समझ लिए। अब देखिए, ये विश्व का जो है भौतिक मानचित्र है, पूरे वर्ल्ड का क्या है? भौतिक मानचित्र है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने वहाँ के कॉन्टिनेंटल के बारे में, पूरे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंटल के बारे में कुछ विशेष बातें बताई, तो आज थोड़ा सा पहले हम मानचित्र को अध्ययन करते हैं, जैसे उनकी लोकेशन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है पूरे ये वर्ल्ड का जो है क्या है? फिजिकल मैप है। ठीक, इसमें देखिए जो महाद्वीपों की अगर हम बात करें, 7 महाद्वीपों को, तो जिसमें एशिया, आप देख रहे हैं ना, ये एशिया लिखा हुआ है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक, दूसरे नंबर पे जो महाद्वीप है अकॉर्डिंग टू एरिया, वो क्या है? अफ्रीका। यहाँ देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो अकॉर्डिंग टू एरिया दूसरे पोजीशन पे है। तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का ही भाग है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया। चौथे नंबर पे आपका अकॉर्डिंग टू एरिया दक्षिण अमेरिका है। ठीक, फिर उसके बाद अंटार्कटिका है, जो कि ये देखिए दक्षिण में अंटार्कटिका। फिर यूरोप का पोजीशन आ रहा है, यूरोप, और लास्ट में आपको ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप के बारे में आप इंट्रो कर दिए, यानी कि इनकी लोकेशन समझ लिए। ठीक है, एरिया बता ही दिया गया था कि कौन से महाद्वीप कितना एरिया कवर कर रहे हैं, सारी बातें क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि जो भी महाद्वीप है ना, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ अगर हम महासागर की बात करें, ठीक, महासागर की लोकेशन को देखें मानचित्र में, तो आप देख रहे हैं कि सबसे उत्तर में देखिए उत्तर ध्रुव महासागर लिखा है ना यहाँ पे। उत्तर में कौन सा महासागर है? उत्तर ध्रुव महासागर है। ठीक है, उत्तर में उत्तर ध्रुव महासागर है, और दक्षिण में क्या है? दक्षिणी महासागर है। दक्षिण में क्या है? दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर में ना ये जो जैसे दक्षिण अटलांटिक, हिंद, पैसिफिक,
ठीक है, इन सब का जो है एरिया मतलब मिश्रित कॉन्सेप्ट है। ठीक, यहां आप देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पश्चिम में है ना, और पूरब में देखिए यूरोप, अफ्रीका के बीच में जो महासागर है इसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को और किस नाम से जाना जाता है? अंध महासागर कहा जाता है ना, इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। ये आपका इंडिया है, भारत है ना, मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये भारत का मैप है। ठीक, यहाँ पे देखिए भारतीय मरुस्थल लिखा हुआ है, ये भारत लिखा गया है, विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। ठीक है, ये उसके दक्षिण में श्रीलंका आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, श्रीलंका है। उसके इसके साथ जो जुड़ा हुआ महासागर है वो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। वो कौन सा महासागर हो गया? हिंद महासागर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस मानचित्र में कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की लोकेशन को अगर हम समझे तो उत्तर में ये उत्तर हो, उत्तर महासागर है ना, समझ में, उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर, ये दक्षिण का पोर्शन दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये पोर्शन पूरब की स्थिति को दर्शाएगा और ये पश्चिम। प्लेन पेपर पे ऐसे ही होता है, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है प्लेन पेपर पे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये एशिया कॉन्टिनेंटल जो है इसके पूरब में प्रशांत महासागर आपको दिख रहा है ना, ये प्रशांत महासागर पूरब में है। ये देखिए एशिया का देश है जापान, है ना, जो सबसे इधर पूरब में है। ये एशिया का द्वीपीय देश, जापान भी द्वीपीय देश है, और ये द्वीपीय देश है इंडोनेशिया। ठीक है, एशिया का ही कंटिनेंट कंट्री है, एशिया कॉन्टिनेंटल का। एशिया महाद्वीप के उत्तर में वही क्या है? उत्तर अटलांटिक, सॉरी आर्कटिक महासागर, जिसे उत्तर ध्रुव महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद दक्षिण में आएंगे तो हिंद महासागर का पोर्शन बन रहा है। पश्चिम में एशिया का जो बॉर्डर है वो यूरोप के साथ लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें यूराल पर्वत, ये आप देख रहे हैं यूराल पर्वत की स्थिति को दर्शाया यहाँ पे दिख रही है। साथ में कैस्पियन सागर यहाँ है, काला सागर और भूमध्य सागर। ठीक है, और एशिया जो है अफ्रीका के साथ देखिए स्वेज नहर और लाल सागर के साथ इस तरीके से अफ्रीका का बॉर्डर बनाती है। ये प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। देखिए यहाँ पे एक दिन क्लास में चर्चा हुआ था, प्रायद्वीप की बात जब हो रही थी, जब हम प्रायद्वीपीय भारत बता रहे थे तो वहां पे बताए थे कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है क्या प्रायद्वीप, वो कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप है ना। अरब प्रायद्वीप की लोकेशन आप देखिए तो तीन तरफ जो है ये जल से घिरा हुआ है, जिसमें जलीय राशि अगर देखा जाए तो स्वेज नहर, लाल सागर, अदन की खाड़ी, समझ में आ रहा है, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ फारस की खाड़ी। इस तरीके से ये तीन तरफ से जो है क्या है? जल से घिरा हुआ है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक, इसके अलावा हम जो है कुछ अक्षांश रेखाओं को कॉन्सेप्ट बताएं कि 5 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त हैं। ठीक है, जो कहीं न कहीं किसी जो है कॉन्टिनेंट से होकर के पास करते हैं। तो उसको अगर इस मानचित्र में देखा जाए तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, कहां पे? ये लाइन, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये 0 डिग्री अक्षांश है। देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा लिखा हुआ दिख रहा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये क्या कर रहा है कि पूरे ग्लोब को या मानचित्र को आप कहें उत्तर दक्षिण 2 भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है कि नहीं। इसके ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं और इसके दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके उत्तर में ये आप लाइन जो दिख रही है, ये कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां से लाइन पास कर रही है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से दक्षिण में आएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, इस तरीके से पास कर रही है, और 66.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, वो देखिए यहां से होकर के जा रही है, यानी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को छूते हुए जा रही है, यानी इसको वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा ना। अब अगर यहीं पर हम देखें, ठीक है, कि किस किस कॉन्टिनेंट से होकर के जा रही है, तो मानचित्र में एकदम सारी चीजें स्पष्ट दिख रही हैं आपको। पहले हम विषुवत वृत्त को देखें, यानी भूमध्य रेखा को देखें, तो आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा ये चल रही है यहाँ,
ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ रहा है? दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पे आप नोट कर लिए कि भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका में पहुंची। दक्षिण अमेरिका से आगे जब हम बढ़े तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ गया, यानी भूमध्य रेखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर के पास कर रही है। अब किस कॉन्टिनेंट से कितने देशों से होकर के पास कर रही है, ये सारी चीजें डिटेल की जाएंगी, लेकिन आज थोड़ा सा हम इसको पहले फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जब हम, तो देख रहे हैं ना, फिर हिंद महासागर से आगे पास होते हुए देखिए सुमात्रा, बोर्नियो, है ना। बोर्नियो क्या है? आइलैंड है, सॉरी द्वीप है, ठीक है। ये द्वीप है किसका? इंडोनेशिया का ही है ना। सुमात्रा इंडोनेशिया का ही द्वीप है, समझा ना। तो अब ये सुमात्रा बोर्नियो से होते हुए आगे निकल जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एशिया कॉन्टिनेंटल का देश है इंडोनेशिया। तो कुल मिलाकर के भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के पास कर गई? 3। कौन कौन? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। भूमध्य रेखा का बात क्लियर हो गया। अब हम कर्क रेखा पे चल रहे हैं। तो कर्क रेखा आप देख रहे हैं, ये लाइन है कर्क रेखा, है ना, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ, हाफ 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये देख रहे हैं, जब यहाँ से चल रहे हैं कर्क रेखा का लाइन हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका का कुछ क्षेत्र पड़ जाता है। फिर आगे नॉर्थ अमेरिका के से लगा खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। तो नॉर्थ अमेरिका से होते हुए फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, देखिए सहारा मरुस्थल बड़ा सा दिख रहा है, यानी सहारा मरुस्थल से होकर के जा रही है, ठीक है, बीचों बीच उसको क्रॉस कर रही है, ठीक। सहारा मरुस्थल यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट। उसके बाद देखिए अरब प्रायद्वीप मतलब एशिया में आ गई। फिर भारत को 2 भागों में बांट रही है, जैसा कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आपको बताया ना। तो ये भारत से होकर के पास कर रही है। तो कुल मिलाकर के कितने कॉन्टिनेंट से गई, नोट करते चलिए। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। कर्क रेखा भी 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। बातें क्लियर? ठीक। अब आते हैं हम आर्कटिक सर्कल की बात करते हैं। तो आर्कटिक सर्कल देखिए, ये देखिए कनाडा का क्षेत्र है ना, और ये अलास्का जो कि यूएसए का एक प्रांत है, ठीक है। तो यानी कि आप यूएसए और कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका से आगे ग्रीनलैंड से भी होकर के जा रही है, ये भी उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका, फिर ये यूरोप में पहुंच गई, है ना, यूरोप, फिर एशिया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ये भी 3 कॉन्टिनेंट से होकर के पास कर रही है। अब उसके बाद हम आते हैं दक्षिण में, ना साउथ में जब हम आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा की अगर हम बात करें तो मकर रेखा साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया को देखिए लगभग 2 बराबर भागों में ये क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो ये भी 3 कॉन्टिनेंट से होकर के पास कर रही है, ठीक। उसके बाद लास्ट हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, हाफ 66 डिग्री साउथ, यानी जिसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है या अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। ये केवल कहां से पास हो रही है? अंटार्कटिका जो है कॉन्टिनेंट से पास कर रही है। अंटार्कटिका का देखिए यहाँ पे एक आइलैंड है, ग्राहम लैंड, है ना, एक द्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है, ग्राहम लैंड। इसको जो है लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करती हुई, ठीक है। फिर नेपियर है, यहाँ पे नेपियर से होते हुए आगे निकल जा रही है। तो इस तरीके से अंटार्कटिक जो सर्कल है ये केवल और केवल अंटार्कटिक जो है कॉन्टिनेंट से पास कर रही है। बाकी जितनी लाइन है सब 3 महाद्वीपों से होकर के पास करती हैं। बातें क्लियर हो गई? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देख लिया कि लोकेशन को देख लिया। ये देखिए प्रशांत महासागर यानी उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है और दक्षिणी अमेरिका का, एक तरफ अटलांटिक है तो दूसरी तरफ प्रशांत है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, जब आप मानचित्र देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा ना, जैसे ओशियन के कॉन्सेप्ट में उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, ऐसा मिलेगा। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर का क्षेत्र उत्तरी और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण का क्षेत्र दक्षिणी। बात समझ में आ रहा ना? तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ यानी नॉर्थ अमेरिका के साथ अगर बात करें तो उत्तरी प्रशांत का बॉर्डर जुड़ा है, ठीक है, उत्तरी प्रशांत यहाँ पे है। लेकिन अगर साउथ अमेरिका में हम देखें तो दक्षिणी प्रशांत है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे भूमध्य रेखा यहाँ से होकर के पास कर रही, ठीक है। इसी तरीके से तो अब आप यहाँ पे समझ रहे हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका 2 महासागर, उसके पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत। अफ्रीका के पश्चिम में जो है अटलांटिक, पूर्व में हिंद, और बाकी कुछ जो है सी है जिसमें मेडिटेरियन सी है, रेड सी है एंड सुएज कैनाल है, ठीक है, जिब्राल्टर जो है जल संधि है, ठीक।
और एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में जो आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को आप देख रहे हैं तो पूर्व में हिंद महासागर है, पश्चिम में पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है, दक्षिण में दक्षिणी महासागर कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से लोकेशन को आप क्लियर कर लेते हैं, मानचित्र को देखा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्लोब का थोड़ा इंट्रो किया, ग्लोब किसे कहते हैं समझा, मानचित्र को समझा और एटलस को समझा, साथ में विश्व मानचित्र का विश्व का भौतिक मानचित्र में हम अवस्थिति को समझ गए कि कहाँ पे एशिया है, उसके साथ यूरोप लगा है तो कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर अफ्रीका है महाद्वीप, तो अफ्रीका के साथ कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं ना, इन सारी चीजों को समझा। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को देखा गया कि चारों तरफ पानी पानी ही है ना, क्या ऐसा महाद्वीप जो दक्षिणी को पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में चारों तरफ जल से घिरा हुआ है ना, ऐसा देख लिया गया। दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका को देखा गया, है ना। तो पढ़ने के लिए तो एक एक करके बहुत सारी चीजें हैं और सारे तथ्यों को छोटा छोटा करके हम लोग सबको डिटेल करेंगे। अगर जैसे अब एक ही क्लास में सारी चीजें हो नहीं सकती, अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए रॉकीज पर्वत दिख रही है, ये इंडीज पर्वत दिख रही है ना। इंडीज पर्वत ना विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, रॉकी दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला है, तीसरे पे आपका हिमालय आ जाता है कि नहीं। तो ऐसे हम मानचित्र के सहारे एक एक तथ्य को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में इतनी चीजें सीखे, अब यहीं पे इसको रोकते हैं। इसको आप लोग पूरा कायदे से फिर से पढ़ लीजिएगा, नोट्स वगैरह बढ़िया बना लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं।